गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग, और उसका जो लास्ट पार्ट है वो 5.3 एक्सरसाइज से है, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में समझना है। बच्चों, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पहले 7th में ही पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पे छोटे से कॉन्सेप्ट के रूप में दिया था। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। संभावना, मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ का इवेंट फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं है। जैसे कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि बारिश होगी ही, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि बारिश हो सकती है। तो कोई इवेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जैसे हम उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटीज़। हकीकत में तो पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ एक ही है। प्रोबेबिलिटी हम मैथमेटिकल टर्म में इस शब्द का यूज़ करते हैं, इसलिए उसको नाम प्रोबेबिलिटी दिया गया है। और जब कोई पॉसिबिलिटीज़ को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाता है, और कुछ नहीं है। रियलिटी यही है। तो पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ जनरल में देखो तो कोई ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो इसको अलग अलग कर सके। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल टर्म में हम यूज़ करते हैं, और उसको ज़्यादातर न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसको प्रोबेबिलिटी नाम दिया है, संभावना। तो मानो कि काले काले बादल छाए हुए हैं, तो हमें कैलकुलेशन करना है कि संभावना कितनी है। तो भाई 0.05% या 0.09% या 0.9% संभावना है, क्योंकि बहुत काले काले बादल हैं। तो जब मैंने उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया तो वही पॉसिबिलिटीज़ को हमें प्रोबेबिलिटी नाम दूंगा। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एज्यूम करना है कोई इवेंट या होगी या नहीं होगी, और उसके कितने % चांस है, उसका अंदाज़ा मुझे न्यूमेरिकली अगर मिल जाए तो मैं उसको प्रोबेबिलिटी नाम दूंगा। तो आपका जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें प्राइमरी लेवल पर ही ये सब्जेक्ट कुछ दिया गया है। प्रोबेबिलिटी के बारे में और डिटेल में आप 9th और 10th में भी समझाएंगे और पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमें इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि यहाँ पे एक व्हील दिया है, पता है उसको घुमाना होता है, और घुमाकर वो कौन से एरो पर वो ठहरता है वो हमें बताना होता है। तो बहुत ही आसान है, स्पिनिंग व्हील है। अब देखो, इसमें स्पिनिंग व्हील में जो लेटर्स दिए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक खुला रखना जब आप ये वीडियो देख रहे हो। NCERT एक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87 पर 5.3 एक्सरसाइज ये खुला रखना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहाँ पे A, B, C और D ऐसे 5 अलग अलग कॉलम दिए हैं, या तो 5 सेक्शन है, ऐसा कह सकता हूँ। इस 5 सेक्शन के अंदर आपको, अगर मैं व्हील घुमाता हूँ तो A पर आने की संभावना, B पर आने की संभावना, या इसका आउटकम क्या होगा। एक्चुअली वो लोग संभावना भी नहीं पूछ रहे, आउटकम पूछ रहे हैं। तो स्पिनिंग व्हील की क्या हो सका आउटकम? तो जो व्हील घुमाकर रुकेगा वो कोई एक नंबर पर ही ठहर सकता है। तो टोटल यहाँ पे सेक्शन कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में से किसी एक पर रुकेगा तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट का आउटकम 1/5 बताऊंगा। 1/5 इसलिए कि टोटल सेक्शंस 5 है, और 5 में से वो जो एरो दिखाया है वो किसी एक पर ही रुकेगा, एक साथ 2, 3 पर नहीं रुकता, क्योंकि एरो एक ही है, तो कोई एक ही पर रुकेगा। तो जो कोई एक पर रुकेगा इसलिए 1, और टोटल नंबर है वो नीचे 5 है, इसलिए 5/1। संभावना जो होते हैं उसके अगर आपको न्यूमेरिकली कुछ भी करना है तो उसका मेन चीज़ यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो नीचे लिखा जाता है, और जो आउटकम होती है वो ऊपर लिखा जाता है। ये सीखना, इसमें 2 ही चीज़ है और कुछ सीखना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। दूसरे में टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब देखो, 2 कॉइन्स है तो टोटल साइड्स कितनी होती है? 2 कॉइन्स की 4 साइड्स ही होती हैं। अगर मैं 2 कॉइन को एक साथ उड़ाऊंगा, एक साथ 2 कॉइन को टॉस करूंगा, तो उसकी संभावना कितनी होगी? 2/4 ही होगी। 2/4 किस लिए? क्योंकि दोनों में से कोई हेड या टेल, दोनों कॉइन में से एक ही आएगा, या दोनों में तो 2 कॉइन है इसलिए 2, और टोटल साइड्स कितनी है 2 कॉइन की? आगे पीछे मिलाकर 4, टोटल साइड 4, तो इसमें से कोई भी 2 साइड ही आएगी, तो 2/4 को रिड्यूस करो तो 1/2, तो वहाँ पे आउटकम की जो होगी वो 1/2 ही होगी। इट्स वेरी सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, जब आप डाई थ्रो करते हो तो आउटकम क्या निकलता है? तो प्राइम नंबर
होने की संभावना। आप सांप सीढ़ी वगैरह जो स्नैक एंड लैडर खेलते हो, इसमें जो डाई होती है, तो डाई में क्यूब जो होता है उससे टोटल 6 साइड्स होती है और उसमें नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। तो उसमें प्राइम नंबर, तो 1 to 6 नंबर में प्राइम नंबर कितने हैं, तो मैं प्राइम नंबर दे सकता हूँ 2 and 5, यही 2 प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि छोटे से छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, इसके बाद का कोई प्राइम नंबर है तो 5 है। तो संभावना कितनी, तो टोटल प्राइम नंबर 2 और टोटल 6 साइड्स है वो क्यूब को, तो आंसर विल बी 2/6, सीधी सी बात है। फिर नॉट अ प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर थे, तो 6 साइड में से 2 तो प्राइम निकलने के, तो बाकी कितनी साइड बची 4, तो 4/6 उसका आंसर आएगा। फिर तीसरे में अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नंबर सिर्फ एक ही है, वो 6 itself, तो 6/6 मतलब 1। एंड अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 4 नंबर 1 2 3 4, तो 4/6। नीचे टोटल तो 6 साइड है, नीचे तो 6 सभी में इक्वल ही रहेगा, क्योंकि डाई की 6 साइड से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए एवरीवेयर 6 विल कम, सिर्फ ऊपर के फिगर्स आपको चेंज करने होंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन 3 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। क्वेश्चन नंबर 1A, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो इसमें ए वाला है, उसमें तो हमने ऑलरेडी पहले कर दिया है डी के ऊपर, तो डी सिर्फ एक ही है पूरे सर्कल में। आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो वो सर्कल है ना ए बी सी वाला, वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो डी तो सिर्फ एक ही है और टोटल सेक्शन है 5, तो एक डी और 5, तो अगेन 1/5 इज आंसर। आपको टोटल जितने होते हैं वो नीचे लिखने हैं, और डी का ही पूछा है तो डी एक है तो 1/5। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, तो जो नीचे फिगर दिया गया है उसमें रेड एप्पल कितने हैं 1 2 3 और 4, हाँ 4 रेड एप्पल है, और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 7, तो 4/7 इज आंसर। वेरी सिंपल। अब नीचे कुछ और क्वेश्चन है कि 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। तो 1 2 3 4 5 6, एक चिट्ठी डाली, एक नंबर लिखा, दूसरी चिट्ठी डाली, 2 नंबर लिखा, ऐसी 10 चिट्ठियाँ अलग अलग बनाई, और 10 में 1 to 10 नंबर है अलग अलग, लेकिन समझ गए, वो एक बॉक्स में डाल दिया और सब मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब एक एक चिट्ठी निकालते हैं और हमने अंदर बॉक्स में देखना नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली निकाल लेना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ गेटिंग नंबर 6 नंबर के 6 नंबर एक ही है उसमें चिट्ठी में, हर एक नंबर एक एक ही है, तो 6 नंबर निकलने की संभावना कितनी 6/10, क्योंकि टोटल 1 to 10 चिट्ठियाँ हैं, उसमें से 6 नंबर एक ही है, तो 1/10, सॉरी नॉट 6/10 1/10, क्योंकि 6 नंबर खुद एक ही है उस चिट्ठी में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/10। फिर गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 में जो नंबर्स है वो 1 2 3 4 5, राइट, तो 5/10 का आप रिड्यूस फॉर्म करोगे तो 1/2 होगा, तो उसकी संभावना है हाफ। फिर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में नंबर होते हैं 7 8 9 10 मतलब 4, तो 4/10, ओके, तो 4/10 का रिड्यूस फॉर्म आप कर सकते हो 2/5। और लास्ट में गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर 1 to 10 में कितने हैं 9 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे 1 डिजिट नंबर है। एक 10 है, वहाँ से 2 डिजिट बन जाते हैं, 2 डिजिट्स बन जाते हैं, राइट, तो उसकी संभावना कितनी है, तो 1 to 9 वाले 9 नंबर्स है, तो 9/10 इज दिस प्रोबेबिलिटी, सिंपल। एंड द लास्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स। तो एक स्पिनिंग व्हील है जिसके अंदर 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर मतलब 3 ऐसे ब्लॉक्स, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्पिनिंग व्हील दिखाया है ना, उसमें जो कॉलम्स है ना उसको सेक्टर्स कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो वो व्हील जैसा है एरो दिखाया है, उसमें जो A B वाला है ना उसको सेक्टर्स कहते हैं, ओके। तो स्पिनिंग व्हील है आपके पास, इसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू है और एक रेड है, ठीक है।
तो टोटल मिलाकर कितने सेक्टर हुए? 3 + 1 + 1 5 सेक्टर्स हुए। इसमें 3 ग्रीन के, 1 ब्लू का, 1 रेड का। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन सेक्टर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3 है, तो 3/5, टोटल 5 है। ग्रीन 3 है, तो 3/5 इज आंसर। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? तो नॉन ब्लू सेक्टर मतलब जो ब्लू नहीं है, ऐसे तो ब्लू नहीं है, वो ग्रीन और रेड है, तो वो मिलाकर 4 होते हैं, तो 4/5 उसका आंसर। इज़ वेरी सिंपल। ओके तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बहुत सिंपल और आसान है प्रोबेबिलिटी। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी पूरा हो रहा है बच्चों। पूरी एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर होमवर्क में अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से आपको उतार लेना है। जहाँ पे आपको हिस्टोग्राम वगैरह जो करना है वहाँ पे ग्राफ में करना है, ये आपको याद दिला दूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा ग्रुप में, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।